हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास 10th यूपी बोर्ड। बेसिकली यूपी बोर्ड के लिए है ये, ठीक है। तो इसमें हम जो हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के, वो पढ़ रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2 की इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी है हमारी। 3 वीडियो हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं वीडियो को। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो पहले स्टार्टिंग की 3 वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो पहले वो वीडियो देखिए, तब इस वीडियो को देखना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3, धातु तथा अधातु। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, धातु तथा अधातु। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो साथी हैं उनकी भी मदद कीजिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, धातु तथा अधातु। देखते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, धातुओं की प्रवृत्ति होती है। तो आपको बताना है जो आपके पास धातु हैं, धातु सबसे पहले मैं आपको बता दूं धातुएं होती क्या हैं, ठीक है। धातुएं क्या होती हैं? तो धातु क्या होती हैं? जो धातुएं होती हैं उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। मेनली कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टी, हार्ड सॉलिड, सॉलिड ठोस होती है, डक्टाइल मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती है, आघात वर्धनीय होती हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी, ठीक है। मैंने आपको क्लास में भी कराया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि धातुओं की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो जो आपके पास धातु होती हैं, धातु जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, अगर धातु का सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब धातु होती है। इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्यों? क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग देगा। और जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उस पर धनावेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और कैसा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। तो इसका मतलब जितनी भी धातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसके विपरीत अधातु की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, जैसे Cl 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज? नेगेटिव। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जितनी धातु होती हैं, धातु वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित। सॉरी, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कैसी हो जाएगी? धन आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाएगी? धन आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेशित हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है धातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, नहीं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो धातुएं जितनी भी होंगी वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? त्याग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। आपको बताना है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ब्रोमीन, पारा, सोडियम, मैग्नीशियम। इनके सिंबल की बात करें, ब्रोमीन Br, पारा Hg, सोडियम Na और मैग्नीशियम का Mg। तो ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी उस धातु का नाम होता है पारा या मरकरी। पारा या मरकरी। आपने देखा होगा इसका यूज किया जाता है कहाँ पर? इसका यूज होता है जो थर्मामीटर होते हैं उसके अंदर भरी होती है लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है इसका, ठीक है। इस डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको मरकरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? पारा। क्या होगा? पारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन उपधातु है?
हमें बताना है इनमें कौन उपधातुएं हैं। देखिए, पदार्थ 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं हम, धातु, अधातु और उपधातु। जिसके अंदर धातुओं के भी गुण होंगे और किसके, अधातु के भी दोनों गुण होंगे, उसको बोलते हैं हम उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु। सोडियम हमारे पास धातु होती है, मैग्नीशियम भी धातु होती है, कोबाल्ट भी धातु होती है। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, एंटीमनी। क्या बचता है, एंटीमनी। अब आप पूछेंगे सर इनसे अलग कौन कौन सी उपधातु होती हैं, तो इनसे अलग हमारे पास एंटीमनी, बिस्मिथ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, और आप आर्सेनिक, पोलोनियम, पीओ, ये सब आपके पास क्या होती हैं, ये सब आपके पास उपधातुएं होती हैं। आप याद रखना ये सब क्या होती हैं, उपधातु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा है अधातु, अगर आपसे धातु पूछेगा तो धातु में तो आएगा पारा। क्या आएगा, पारा। अगर आपसे पूछेगा अधातु तो अधातु में आएगी ब्रोमीन। क्या आएगी, ब्रोमीन। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दिखाया हुआ है डायग्राम में कि ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी क्या होगी, ब्रोमीन। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है ब्रोमीन किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सत्य है, आपको बताना है कौन सत्य है इनमें से। सभी खनिज अयस्क होते हैं। नंबर बी, सभी अयस्क खनिज होते हैं। खनिज अयस्क में कोई अंतर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें खनिज और अयस्क में अंतर पता होना चाहिए। किसमें, खनिज और अयस्क में। तो खनिज क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जहाँ से भी देखा जाएगा हमें सबसे पहले उस स्रोत का पता लगाना होता है जिस स्रोत के अंदर कोई भी धातु है, कोई भी चट्टान, उस चट्टान का पता लगाना होता है कि इसके अंदर पता चला मैग्नीशियम है, इसके पास दूसरी भी चट्टान मिली उसमें थोड़ा मैग्नीशियम मिला, तीसरी भी चट्टान मिली उसमें भी मैग्नीशियम का पता चला। अब ये सब आपके पास खनिज हैं। क्या है, सब खनिज। लेकिन इनमें से अयस्क कौन सा होगा, अयस्क वो होगा जिन खनिज से आप धातु को मितव्ययी यानी कि कम खर्च पर और आसानी के साथ निकाल सकते हो, वो क्या कहलाएगा आपके पास, अयस्क। क्या कहलाएगा, अयस्क। तो इसका मतलब सभी के सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। मीन्स क्या है इस चीज़ का, कि जो आपके पास सभी खनिज अयस्क होते हैं, बताइए सभी खनिज अयस्क होते हैं, नहीं होते सर। कुछ ऐसे होंगे जिनसे ज़्यादा खर्च आएगा, ज़्यादा आसानी से नहीं निकाल सकते हम, निकालना कठिन होगा, तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते। लेकिन सभी अयस्क आपके पास क्या होंगे, खनिज होंगे। सभी अयस्क क्या होंगे, खनिज। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र है, आपको बताना है कि कॉपर पाइराइट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, जो कॉपर पाइराइट है, कॉपर पाइराइट, ये एक अयस्क होता है कॉपर का और आयरन का। किस किस का, कॉपर और आयरन। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। क्या होता है, CuFeS2। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CuFeS2। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर पाइराइट किसका अयस्क होता है, तो एक कॉपर का और किसका, Fe, आयरन का। दोनों का अयस्क होता है आपके पास कॉपर पाइराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह प्रक्रिया जिसके कारण सिल्वर पर काली परत तथा कॉपर पर हरी परत बन जाती है, ऐसे उस प्रक्रिया का नाम लिखना है जिसके कारण सिल्वर पर कैसी परत आ जाएगी, काली, और कॉपर पर हरी परत। आपको मैंने ये, और अगर आप बात करते हैं आयरन की, तो आयरन पर इस तरह से लाल भूरी हो जाती है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, धातुओं का संक्षारण। क्या बताया था, धातुओं का
संचारण। धातुओं का संचारण क्या होता था कि धातु जब नमी और वायु के संपर्क में आएगी तो धीरे धीरे वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं धातुओं का संचारण। जिसका एग्जाम्पल ये आपके पास लिखा हुआ है कि सिल्वर पर काली परत जम गई और कॉपर पर कैसी, हरी। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास धातुओं का संचारण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसी धातु का नाम बताना है आपको जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए वैसे तो अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर। धातुएं क्या होती हैं, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं। लिथियम, लिथियम को आप चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, इतनी जल्दी में आंसर मत लिख देना, कभी सोडियम लिख कर आ जाए और ख़त्म, नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे भी पढ़िए अभी क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, तो इसमें सोडियम भी होगा, लिथियम भी होगा और पोटेशियम भी होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना एग्जाम के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आघात वर्धन्यता का गुण पाया जाता है, बताइए आघात वर्धन्यता का गुण किस में पाया जाएगा। तो आघात वर्धन्य का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए। आघात वर्धन्य का मतलब है इनको आप पीट पीट कर हथौड़े से या किसी चीज़ से पीटोगे तो ये पतली चादरों के रूप में ढल जाएंगे। किसके रूप में ढल जाएंगे, पतली चादर। किसके रूप में ढल जाएंगे, पतली चादर। तो ये किसके रूप में ढल जाते हैं, पतली चादर। जितनी भी धातुएं होती हैं अगर आप उनको पीटें तो पीटने के बाद वो वैसा पीटना नहीं, कभी सोचो कि उसको पीट कर आ जाए, नहीं, हथौड़े से पीटना। तो जब आप उनको हथौड़े से पीटेंगे तो पीटने के बाद क्या होगा, वो पतली चादरों में ढल जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होती है सिल्वर और एयू की, यानी कि सोने की। चांदी और सोने की सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होती है। इसलिए आभूषण में आप हमेशा किन का यूज करते हैं, एजी और एयू का। देखा होगा आपने चांदी और सोने के बारीक से बारीक भी क्या बनाए, पतले से पतला भी आभूषण बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धन्यता किस में पाई जाएगी, एजी, एयू। इसके बाद आपका पाया जाएगा एल्युमिनियम में और फिर कॉपर में। किस में, कॉपर में। तो आपने देखा होगा एल्युमिनियम की फॉयल आती हैं, बहुत बारीक बारीक फॉयल होती हैं। कॉपर की फॉयल आती हैं जिसमें खाना वगैरह रख कर ले जाते हैं, गर्म रहता है। वो सब क्या है, किस गुण के कारण है, आघात वर्धन्यता के कारण। किसके कारण है, आघात वर्धन्यता। तो आघात वर्धन्यता का गुण किस में पाया जाता है, धातुओं में। किस में पाया जाएगा, धातुओं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आघात वर्धन्यता हम समझ गए यहाँ पर कि पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, पतली चादरों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वह धातु हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई तत्व है आपके पास, मान लीजिए सोडियम है 2, 8, 1, इससे इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो त्याग होने के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, धन आवेशित। कैसी हो जाएगी, धन आवेशित। तो जब किसी वस्तु से किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वह धातु कैसी हो जाती है, धन आवेशित। कैसी हो जाती है, धन आवेशित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लैटिनम, सोना और सिल्वर आभूषण बनाने में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि। आभूषण बनाने में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि। क्यों होते हैं बताइए आभूषण बनाने में। ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। सही है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं ये। उसके बाद ये संक्षारित नहीं होते, ये भी ठीक है कि इनमें जंग वगैरह ज़्यादा नहीं लगता।
तीसरा, चमक तेज होती है, बिल्कुल ये भी ठीक है, इनकी चमक तेज होती है, और इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या आएगा, सभी। तो सभी किसके गुण हैं, ये आभूषण बनाने वाली धातु के। नेक्स्ट, मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, बताना है मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो आपकी मिश्र धातु होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। देखिए, मिश्र धातु कब बनती है, मिश्र धातु जब आप दो या दो से ज़्यादा धातु को मिला देंगे, दो या दो से ज़्यादा धातु को मिला देंगे तो उनका समांगी मिश्रण, ये भी आपको याद रखना है। कैसा मिश्रण होता है, समांगी, समांगी विलयन। क्या कहलाता है आपके पास, मिश्र धातु, क्या कहलाता है, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु को हम यूज क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है क्यों। तो मिश्र धातु का यूज हम क्या करते हैं, कठोरता बढ़ाने के लिए भी करेंगे। जितनी भी आपकी मिश्र धातु होती है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कठोरता बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा ऑप्शन है बी है आपके पास, ये सी, तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, तनन सामर्थ्य। तो आप मिश्र धातु का प्रयोग इन दोनों चीज़ों के लिए करते हैं, कठोरता बढ़ाने में भी और तनन सामर्थ्य बढ़ाने में भी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर गायब हो गया, सी में है दोनों, क्या है सी में, दोनों, ये बी था आपका। तो इसका आंसर होगा दोनों, मतलब आप कठोरता बढ़ाने में भी करेंगे और तनन सामर्थ्य को बढ़ाने में भी धातुओं की किसका प्रयोग करते हैं, मिश्र धातुओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधातु है, इनमें से आपको बताना है अधातु कौन सी है। जो आपके पास पोटेशियम होता है वो धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है। तो अधातु क्या होगी आपके पास, फ्लोरीन, कौन सी है, फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फफोलेदार कॉपर में कॉपर की सांद्रता है, आपको बताना है कि फफोलेदार जो कॉपर बनता है, ये बी यहाँ है, इसमें कॉपर की सांद्रता बतानी है। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें कॉपर का सांद्रण किया जाता है, आपको शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा शुद्धता इसी विधि की होती है। इस विधि में कॉपर लगभग आपके पास 98% निकलता है। कितना प्राप्त होता है आपको, लगभग 98% कॉपर की क्या आती है, सांद्रता। शुद्ध कॉपर लगभग 100 में से 98% आपको शुद्ध मिलेगा। क्या किया जाता है, इसकी एक विधि है, यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये देखिए इधर कि इसमें एक सॉल्यूशन होता है, हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं किसके, प्योर मेटल के। ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्योर मेटल के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज। तो हमें क्या होता है कि जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पर मिल जाती है, किस पर मिल जाती है, कैथोड पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसकी दूसरी वीडियो आएगी उसमें देखेंगे 15 क्वेश्चन, 15 आज, तो इसके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर नंबर 3 के। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो इसका सेकंड पार्ट आएगा और उसके बाद IUPAC वाले चैप्टर की आपके पास क्लास आएगी, ठीक है। तत्व A, B, C तथा D के अपचयन विभव क्रमशः 0.60, A का अपचयन विभव है 0.60, B का है -0.35, सी का है -1.50 और डी का है आपके पास -2.71। तो सक्रिय तत्व है, सक्रियता जिसका आयनन विभव जितना कम होगा उसकी सक्रियता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आयनन विभव की जिसकी सक्रिय तत्व वो होगा जिसका अपचयन विभव सबसे कम होगा। तो आप देखिए अपचयन विभव सबसे कम आपका आ रहा है 2.71 डी के लिए, ये आपको याद रखना है, इंटर में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो अपचयन विभव जिसका सबसे कम होगा उसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, थैंक यू।